जी मित्रों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों लेबनान से जो इलाका है साउथ लेबनान का, वहाँ पर इज़राइल ने अपना एक ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है, ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो गया है। छोटी-सी फ़ोर्स है, मगर स्पेशलाइज़्ड फ़ोर्स है वहाँ पर, जो लॉन्च की गई है, एक छोटे से लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के साथ में, जहाँ पर वो ये चाहते हैं कि साउथ लेबनान के उस इलाके में, जहाँ पर हिज़्बुल्लाह का तमाम अड्डा रहा है, उनका नेटवर्क फैला हुआ है, उस नेटवर्क को नेस्त-नाबूद कर दिया जाए। ये इरादा है इज़राइल का। लिमिटेड इरादा है, माना जाता है कि वो इसमें सक्सेसफुल होंगे। हालाँकि आइडियोलॉजिकली ये कहाँ तक सफल हो पाएँगे इस हिज़्बुल्लाह की जो आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म करने में, उसकी विचारधारा को तोड़ पाने में, ये एक अलग मुद्दा है। हम उस पे कल रात को भी अपने वीडियो में बात कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे लगातार, क्योंकि ये वो बात है जिस पर हमें कंटिन्यूअसली बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे को ये भी मालूम होगा कि जिस दिन जो हिज़्बुल्लाह के जो हेड थे नसरुल्लाह, जब उनको मारा गया इज़राइल के दौरान, और बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन में मारा गया उनको, तो उस दिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया, और उस फ़ोन में उन्होंने इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि वो आतंकवाद की लड़ाई में अपना पलड़ा भारी रखे हुए हैं। उन्होंने उन्हें भारत के साथ का भरोसा दिलाया, और ये कहा कि उनको शुभकामनाएं दी कि आगे भी जो आतंक की लड़ाई जारी रखे हुए हैं, उसमें उनको सफलता मिले। आपको मैं बताऊं कि भारत में एक जो विचार, एक जो भावना लगातार उभर रही है और जोर पकड़ रही है, वो ये है कि इज़राइल कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इज़राइल उन तमाम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा हैं। तो इस पर ज़ाहिर है कि प्रतिक्रिया वहीं से आई जहाँ से हमेशा आती है। सबसे पहले जो चुन्नू लगते हैं वो उन्हीं को लगते हैं जिनको हमेशा लगते हैं, यानी कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर कमर चीमा। तो चलिए ज़रा आज हम एक बार फिर से सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और फिर हम उस पर अपनी बातचीत भी करेंगे। चलिए सुनते हैं कमर चीमा के पास। जी कमर चीमा साहब, हमें सुनाइए कि आप क्या कह रहे हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है मिडल ईस्ट से, भारत से, पाकिस्तान से भी। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को। और उस ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि चीमा साहब किस बात के लिए कह रहे हैं कि दोबारा फ़ोन किया है और किसको दोबारा फ़ोन किया है, क्योंकि मोहम्मद अब्बास से मोदी साहब यूएनजीए के साइडलाइंस में मिल चुके थे, उनसे मुलाकात हुई थी, और दूसरी तरफ जो अब फ़ोन किया है वो गया नेतन्याहू को। तो दोबारा किसको फ़ोन किया, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ना ही इनकी भाषा से बात साफ हो रही है कि भाई साहब अगर ये दूसरा फ़ोन है तो पहला फ़ोन किसको था, है ना? लेकिन तर्क की बात करना कमर चीमा के साथ में वो जरा फिजूल की बात है। लेकिन फिर भी एक तार्किक गड़बड़ है, तो मैंने कहा आपको जो मैं क्लियर कर दूं। देखिए आगे क्या करें कि ये दूसरा फोन तो ये तो भूल जाइए, दूसरा फोन किसको है, पहला फोन किसको है, ये तो उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन ये तय है कि ये पहला फोन था जो नेतन्याहू को उन्होंने किया यूएनजीए से वापस आने के बाद में, दूसरा कोई फोन नहीं है। आगे देखते हैं। टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पे डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? अब देखिए यहां से सिलसिला शुरू होता है। अब नरेंद्र मोदी क्या डिस्कशन कर सकते हैं, इसको कमर चीमा साहब एज्यूम करेंगे, हमेशा की तरह एजम्पशन शुरू। अब एजम्पशन ये करेंगे कि कल्पना करेंगे कि क्या बातें हैं जो मोदी जी नेतन्याहू से कर सकते हैं। तो यहां से कल्पना का सिलसिला शुरू होता है। अब आप सुनिए जरा। मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे, और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा अच्छा आप बताएं दोस्तों, इसमें गलत क्या है? एक आतंकवादी संगठन जिसको दुनिया के तमाम मुल्कों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, मैं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूं, और
तो अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसे में अगर उसका हेड मारा जाता है और दुनिया के लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये ठीक हुआ है, इनफैक्ट मैंने कुछ विजुअल्स देखे थे कनाडा से, जहां पर ईरानी लोग जो है, याद रहे, माना जा रहा है, जो कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि नसरुल्लाह जो हैं ये ईरान के सबसे बड़े सपोर्टर थे और वो मारे गए, ठीक, मगर सब वहां पर कनाडा के अंदर बैठे हुए ओवरसीज जो ईरानी हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मिठाइयां बांट रहे हैं। जरा इस पैराडॉक्स को समझिए कि कौन किसकी सपोर्ट में है, कौन किसकी मौत को सेलिब्रेट कर रहा है, ये किस्सा क्या है। कुछ डॉट्स आपको इकट्ठे होते हो तो, मगर इस बारे में कंवर चीमा साहब कुछ नहीं बता रहे हमको। वो कुछ नहीं बता रहे कि आखिर वो लोग जो जिनका सपोर्टर माना जाता है नसरुल्लाह को, आखिर वो लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं या उनके मुल्क के लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं उसको। तो ये भी एक बात छोड़ गए कमर चीमा साहब। ये इसी में आपको कहता ना, इनका जो नैरेटिव होता है वो बड़ा सेलेक्टिव होता है। तो आगे देखिए और क्या बता रहे हैं आपको। आता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इसराइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इसराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इसराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फ़ौज और पुलिस पे हमले करते हैं। अच्छा, अब बताएं, पहली बात तो ये कि कहीं भी इंसर्जेंसी के खिलाफ जब कोई मूवमेंट चलती है तो तमाम मुल्क जहां पर इंसर्जेंसी एग्जिस्ट करती है वो सभी के सभी एक दूसरे के यहाँ होने वाले तमाम ऑपरेशन से शिक्षा ले रहे होते हैं। यही बात सैन्य ऑपरेशंस को लेकर कही जा सकती है, मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर कही जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी जैसे यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप ये देखिए इस मिलिट्री में ये बात उभर कर सामने आई कि भाई हैवी वेपन्स के मुकाबले में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है, उसके साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चलाए जा रहे जो गाइडेड ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, सुइसाइड ड्रोन्स हैं, इनका इस्तेमाल कहीं ज़्यादा सस्ता और प्रभावी हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोग जो कंट्रीज़ हैं वो सीख रही हैं, सेनाएं जो हैं वो रणनीति के लिहाज से उसको देखती हैं और सीख रही हैं। तो इसमें कहीं कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भारत सीखता है कि भाई वो वहाँ क्या कर रहे हैं और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, सो बिस्मिल्लाह जरूर होना चाहिए भैया। पर भैया कोई ये तो बताओ मुझे कि इसमें चीमा जैसे लोगों को परेशानी क्या होनी चाहिए। भारत के अंदर ये व्यू जरूर होता है, पाया जाता है और सही पाया जाता है कि हम अपनी समस्याओं को जो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी की है उससे हम कैसे डील करें। और ये हर एक देश अपने मुल्क के अंदर होने वाली इंसर्जेंसी के बारे में सोचता है, देखता है, दूसरों से सीखता है और उसी मुताबिक पर आगे काम करता है। I'm sorry, मैं जरा कॉल ऑफ कर दूं। मुझे दोस्तों एक समय दीजिएगा, मैं एक मिनट के जी मित्रों, मुझे माफ कीजिएगा, एक फोन आ गया था, मुझे कुछ मैं संदेश आगे देना था, हो गया, तो एक मिनट के लिए माजरत। अब मैं आपसे जो बात करने चाह रहा था वो ये कि जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। आप देखिए कि क्यों नहीं सीखा जाना चाहिए इंसर्जेंसीज का मुकाबला करने के लिए जो टैक्टिक्स सरकारें लगाती हैं, उनमें एक दूसरे से सीखने का बड़ा स्कोप है, होना चाहिए। आगे देखिए हम इस बात को लेकर चलते हैं कि आगे चीमा साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें कि आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा, ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया।
उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। अब जरा देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट बात है जिसको चीमा साहब कंफ्यूज कर रहे हैं। मोदी जी ने जब हमास का अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को पिछले साल, उस समय भी पहले और सबसे पहले, मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे पहले नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि ये आतंकवादी हमला है। हमास को उस तरह से उन्होंने सीधे सीधे एक आतंकवादी संगठन बता दिया था। और हमास पर जो इजराइल की जीत है, जाहिर है कि भारत जहां एक तरफ ये कहता रहा है कि सिविलियंस को ज्यादा चोट लग रही है, वो नहीं होनी चोट लगनी चाहिए, कहीं अस्पताल पे जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, हालांकि उसके अपने तर्क हैं, उसके अपने कारण हैं। जब ह्यूमन शील्ड बनाए जाएंगे और लोग अस्पताल के जाकर अंदर जाकर छिपेंगे और इजराइल जो है वो अपनी तमाम इस लड़ाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गाइड करेगा, तो वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये थोड़ी देखेगी कि ये जो आदमी छिपा हुआ है ये कहाँ छिपा हुआ है, कौन सी बिल्डिंग में छिपा हुआ है। वो तो सीधे सीधे बताएगी अभी ये लोकेशन है और जो गाइड मिसाइल्स होंगी वो वहां पे हिट करेंगी, ये रॉकेट से हिट करेंगे वहां पर। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है, मैं विषय से नहीं भटकना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना ये आपको चाह रहा हूँ कि ये बड़ी सीधी सीधी सी बात है जिसको चीमा साहब कंफ्यूज कर रहे हैं। भारत ने शुरू से ही आतंकवाद का ही पॉइंट ऑफ व्यू लिया था इन हमलों में, और वही कंटिन्यूड है, चाहे वो बात हमास की हो या बात हो हिजबुल्लाह की। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है आपने ठीक किया, लेकिन याद रखें इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। जरा देखिए, इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है। भारत अगर ये कहता है कि आपने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो जीत हासिल की उसके लिए आपको मुबारकबाद, लेट्स पुट इट दिस वे, अगर ये कहा गया, गलत क्या कहा गया, इसमें क्या गलत है। ये व्यंगात्मक जो हंसी निकाल रहे हैं कमर चीमा साहब बिना नहाए धोए हंसी नंगे बैठ के, तो आप जरा सोचिए कि इनको कोई क्या समझाए, भारत को क्या कहना चाहिए। मतलब ये चाह रहे हैं कि भारत ये कहे आपने नसरुल्लाह को मारा, बड़ा अच्छा किया। जी नहीं, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई नसरुल्लाह के खिलाफ नहीं है। नसरुल्लाह रिप्रेजेंट करता है आतंकवाद को। नसरुल्लाह जिस राजनीति को लेकर, बल्कि यूं कहा जाए कि जिन टैक्टिक्स को लेकर चलता है, उन्हें आतंकवादी टैक्टिक्स कहा जाता है दुनिया में। भारत ने ठीक वही कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो जीत है उसकी मुबारकबाद, और वो उसको उसके लिए साधुवाद दे रहे हैं। तो क्या परेशानी है इसमें। और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना, ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को। सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है, और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। अब हम ये बताइए, क्या ईरान हमको चाबहार सस्ते में दे देता है। उन्होंने एक कमर्शियल डील की है भारत से। इन चीज़ों का किसी इस्लाम से या किसी आइडियोलॉजी से क्या लेना देना है। एक कमर्शियल डील है जो ईरान ने भारत से की है। पाकिस्तान में हिम्मत थी, पाकिस्तानी ले लेते, कौन मना कर रहा है, चाबहार जो खुद बना लेते भैया, पर नहीं, आपने चाबहार के कंपटीशन में अपना एक पोर्ट खोला हुआ था। आप ग्वादर चाइना को देते हैं लीज पर, कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपने दे दिया चाइना को। उससे अगर आपके आसपास के पड़ोसी मुल्कों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, क्या पाकिस्तान ने इस बारे में सोचा है? नहीं सोचा है। क्या किया पाकिस्तान ने? अपना भला सोचा है, अपने भले के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, जो भी उनका अच्छा बुरा समझ है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला लिया है अपने मुल्क के लिए। ठीक वही बात भारत ने की है और ठीक वही ईरान कर रहा है। इन दो बातों को आपस में लेना देना क्या है? चाबहार एक कमर्शियल डील, भारत से अगर भारत को तेल बेच रहे हैं तो भाई ईरान को ऑफिशियल तौर पर तेल बेचने के लिए जो भारत ने संघर्ष किया है, जो अमेरिका से लड़ाई ली या अमेरिका की बातें सुनी और उसके बावजूद हिम्मत की और अपना काम किया, आप तो वो नहीं कर पा रहे। तो अपनी किस्मत को रोइए, अपनी हिम्मत को रोइए, अपने जज्बे को रोइए, जो आप में नहीं है। पर आप किसी और को कैसे इसके लिए दोषी मान सकते हैं कि भारत ये भी करना चाहता है, भारत वो भी करना चाहता है। तो भाई भारत करना चाहता है तो आप भी कर लो, और अगर दम नहीं है तो रोना पीटना क्यों है? अगर भारत ये ईरान से अपने संबंध बनाकर रखता है तो ये उसकी काबिलियत है, उसमें आपकी क्या परेशानी है? तो ये मतलब इनका हमेशा जो गेम होता है ना, वो ये होता है कि इधर और वाला, कि आप या तो ईरान के साथ मिलिए और 100% सरेंडर कर दीजिए ईरान को, या कि आप ईरान से बिल्कुल संबंध ही मत रखिए। ये गेम है। जीरो सम गेम तो होती नहीं ना कोई भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। आपको बात समझ में नहीं आती है तो ना। इंडिया इन चीज़ों को समझता है,
दे नो दिस वेरी वेल, बहुत जी। अच्छे से समझ जाना है कि फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या नहीं है। ओके, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं खिंच के रखो। ठीक है जी, ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। इंडिया की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है और नेतन्याहू की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है। ठीक है, अब वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जी हम जो होस्टेजेस हैं उनकी रिलीज़ के लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं। ठीक है जी, और रेस्टोरेशन ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेस हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि यार ये करना चाहिए, हमें हमें बदला लेना है, हमें। अब ये बदले की बात कहाँ से आ गई? ये है वो नैरेटिव। ये बदले की बात कहाँ से आ गई इसमें? कोई बताए इनसे, किससे बदला लेना है? अगर हमारे अंदर कोई आतंकवादी बैठे हैं जो आपको भेजे होते हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी सपोर्ट से यहाँ पर इंसर्जेंसी फैला रहे हैं, तो इसमें बदले की बात कहाँ से आ गई? उन लोगों को तो एलिमिनेट किया जाएगा सीधे सीधे, या उनको सजा दी जाएगी, जेल में बंद किया जाएगा। यही दुनिया के तमाम सभ्य समाज करते हैं, सभ्य समाज सोसाइटीज करती हैं, सिविल सोसाइटीज करती हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है इनको? अपनी समझ से बाहर है। देखिए, बदला लेना है। सो ये एक अहम चीज़ है, इसको आप इस तरह वो इग्नोर नहीं कर। राइट की बाजू जो ये कह रहे हैं कि भारत में जो राइट विंग है वो उछलता है, तो किसके खिलाफ उछलता है ये बता दिया होता। वो नाम नहीं लिया उन्होंने, उसको लेना भूल गए। अंडरस्टूड है। नेगेटिव एलिमेंट जो होंगे उन्हें निकाला ही जाता है। शरीर के किसी हिस्से में पस पड़ जाए तो उस पस को या तो निकाला जाता है या वो हिस्से काट दिया जाता है। दो ही चीजें होती है। प्रॉब्लम कहाँ तुम्हारी? पॉलिटिक्स क्या है आपकी चीमा साहब? सकते कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। मैं भी देख रहा था कि टोनी ब्लेयर जो हैं फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि ये जो सेंचुरी चल रही है, ये जो अभी 21st सेंचुरी जिसमें के अंदर हम मौजूद हैं, 3 दुनिया में सुपर पावर्स होंगी। एक अमेरिका तो है ही है, चाइना एंड प्रोबेबली इंडिया। प्रोबेबली लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। इट मीन्स अब देखिए ना, यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर जाकर यूएन में कहते हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया को परमानेंट सीट दें। सो व्हेन इंडिया स्पीक्स दिस वे, इंडिया इज गिविंग अ मैसेज। इंडिया एक मैसेज दे रहा है कि भाईजान ये हम चाहते हैं और ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी। ये कौन सा भारत ने ये कहाँ पे कहा कि हम क्या चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं? हाँ, अगर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ विजय की में उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया है इजराइल को, तो भाई मेरे ये कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को कि भारत भी अपने यहाँ आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है। और आपको याद है ना, वो कुछ याद है, कुछ 26/11 जैसी कुछ याद है, वो किंची में साहब वो भी हुआ था यहाँ पे। वो तो हम लोग तो आज तक भुला नहीं पाए। कोई पठानकोट तो कोई उड़ी, पता नहीं क्या क्या, पार्लियामेंट, यू नेम इट एंड यू हैव इट वाली बात है। देश के तमाम हिस्सों में, इस मुल्क के तमाम हिस्सों में आपके आतंकवादियों के किए गए हमलों के निशान मिलते हैं और हम उन निशानों को भूले नहीं है। तो जाहिर है हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की। भारत ने आतंकवाद के लिए अगर बात की है इजराइल से, तो क्या बुरा किया है? दुनिया बात कर रही है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहा है और सही कर रहा है। सो अभी तक जो बात समझ में मुझे नहीं आ रही है कि दरअसल चीमा साहब कहना क्या चाह रहे हैं, मंशा क्या है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये आप देखें कि, और दूसरा ये भी आपको पता है, इस चीज़ का भी पता है, ठीक है जी, कि इंडियंस जो हैं वो टफ लाइन लेते हैं इस्लामिस्ट के अंदर, बड़ी प्रो लाइन लेते हैं उसके ऊपर, इज़राइल के ऊपर। ठीक है जी। अब एक दूसरी तरफ ये भी देखा जाए, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया जब भी अमेरिकन से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ इंडियंस के लिए फेवर्स निकलती हैं। मिसाल के अब ये रोना पीटना है। अगर भारत जो है, जैसे आप सुनिए इस बात को, किसी भी टफ लाइन लेता है इस्लामिस्ट के खिलाफ, तो गलत क्या करता है भाई? कोई ये भी बता दो ना कि भारत अगर ये लाइन ले रहा है तो गलत है और क्यों गलत है, उसके कारण बता दे। ये एक फैक्चुअल सिचुएशन है कि इस्लामिस्ट के खिलाफ भारत जो है वो एक कड़ा रुख लेता है क्योंकि भारत ने सफर किया है। आप सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपको सूट करता है, सिंपल। जाकिर नायक किसके आया है? आपके आया है ना चीमा साहब, तो आप समझिए
कि वो कोई रेवड़ी लेकर तो आपके आया नहीं है। वो क्या लेकर आ रहा है? वो इस्लामिक थ्योरी लेकर आ रहा है। वो ये बताएगा आपको ये काफिरों को कैसे मारा जाना चाहिए, क्यों काफिर मारे जाने जरूरी है नहीं? गजवाए हिंद की बातें होंगी, राइट? तो आपको ये सही लगता है अपने नेशनल इंटरेस्ट में तो आप वो कर रहे हैं, हमें ये सही लगता है अपने नेशनल इंटरेस्ट में हम ये कर रहे हैं। तो चीमा साहब, दरअसल बार बार एक ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पॉलिटिक्स क्या है आपकी, ये तो बताइए। तौर पे इंडियंस के लिए 2.5 लाख ज़्यादा वीज़ा जो अपॉइंटमेंट्स हैं दी गई हैं नॉर्मल यानी कि रूटीन से हट के। सो ये दैट इज़ व्हाट द इंडियंस आर टेकन सीरियसली व्हेन इंडियंस आर टेकन सीरियसली। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ से इंडिया जो है वो राफेल जेट्स खरीद रहा है, अपनी इंडियन नेवी के लिए ले रहा है, फ़ोन कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को कि ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो। अब जरा सोचो, अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर भाई लोगों का रोना क्या है। आपको ये लगता है कि क्या भारत जहाज ना खरीदे, भारत अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ ना बनाए, भारत अपनी नेवी को ना मजबूत करे, जिसका मुकाबला चाइना से है, और वो आप भी मान चुके हैं चीमा साहब बार बार। तो जिस बात को आप मान चुके हैं बार बार लगातार, भला उसकी शिकायत कैसे? है नहीं? अगर भारत को एक खतरा है चाइना से, तो भारत अपने लिए, सवाल ये नहीं है कि भारत और उसके बीच संबंध कैसे हैं, सवाल पोटेंशियल का है कि चाइना में अगर हमें हर्ट करने की पोटेंशियल है तो हमें उसका काउंटर बैलेंस अपने यहाँ पर करना पड़ेगा, चाहे हमारे कल को संबंध बड़े अच्छे हो जाए, उसके बावजूद करना पड़ेगा। क्योंकि जो संबंध होते हैं, जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज होती हैं, जो कोई मुल्क बनाता है, वो बनाता है अपने दुश्मन की या अपने एडवर्सरी की पोटेंशियल के बेसिस पे कि उसमें क्या करने की पोटेंशियल है। उसके बाद में आगे वो देखता है कि संबंध कैसे चल रहे हैं, नहीं चल रहे। मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, अरे लेकिन छोड़ दी है क्योंकि हमने यूएई को सऊदी अरब से। दिन आपने याद होगा कि जब घुसना चाहता है और घुस रहा है, वीज़ा जो अपॉइंटमेंट्स हैं दी गई हैं नॉर्मल यानी कि रूटीन से हट के। सो ये दैट इज़ व्हाट द इंडियंस आर टेकन सीरियसली व्हेन इंडियंस आर टेकन सीरियसली। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ से इंडिया जो है वो राफेल जेट्स खरीद रहा है, अपनी इंडियन नेवी के लिए ले रहा है, फ़ोन कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को कि ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो। जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ जो है वो एक कंपेन इंडिया के अंदर शुरू हो गई है कि अ मैन हु इज़ वांटेड इन इंडिया इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है जी। कम्युनल डिसहार्मनी को इस बंदे ने डिस्टर्ब जो है वो किया है। सो इंडिया अब जरा सोचिए शिकायत क्या है कि एक आदमी जो भारत में जो वांटेड है वो पाकिस्तान में आया हुआ है, इसमें हम कैंपेन क्या कर लेंगे भाई? ये तो आप अक्सर करते रहते हैं। आपका हाफिज सईद भी भारत में वांटेड है और आपके घर में रहता है, सो कॉल्ड जेल में रहता है आजकल, सो कॉल्ड जेल में कह रहा हूं मैं। तो आप जरा सोचिए ना, ये इसमें हम कैंपेन क्या करते हैं? अगर हम अपने यहाँ बात करते हैं तो इससे आपका फर्क क्या पड़ता है? कुछ भी तो नहीं। तो ये जरा सोचे जाने की जरूरत है कि चीमा साहब कह क्या रहे हैं। दूसरे जाकिर नाइक की बात है, हम क्या कर लेंगे? हम खाली ये कह सकते हैं कि हाँ ये इस किस्म के लोग हैं कि जाकिर नाइक जैसे लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं। बाय द वे चीमा साहब, हमारी इस बात को इनडायरेक्टली आप भी अपने मुल्क में कर चुके हैं। आप भी अपने मुल्क में कह चुके हैं कि हम जाकिर नाइक को क्यों बुलाते हैं और सुंदर पिचाई को क्यों नहीं बुलाते हैं। और अब मैं अगर भारत पाकिस्तानी सरकार में होता तो पता नहीं 50 मिलियन डाल के और ले आता, सुंदर पिचाई को ले आता। यही बातें आपने की थी ना। तो फिर अब परेशानी क्या है? इसका मतलब आप भी मानते हैं कि जाकिर नाइक का आना गलत है, और जब उसका आना गलत है और भारत भी वही बात कह रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। इसमें क्या शिकायत है? मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर घुसना चाहता है। कैसे घुस रहा है? घुसना चाहता है और घुस रहा है। वो कैसे? पहली बात, यूएई के बहुत करीब हो गया इंडिया। अभी हाल ही में जब मोहम्मद बिन ज़ैद ईरान उधर अमेरिका के अंदर मौजूद थे तो अमेरिका एंड यूएई डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ, और उन्होंने कहा इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। दिस इज़ बिकॉज इंडिया, यूएई एंड अमेरिका दे आर वर्किंग, एक कोलैबोरेशन है। ये तो I2U2 था ना, इसराइल भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन इंडिया तो जंगों में इसराइल जंग में मसरूफ़ हो गया तो वो वहाँ फंस गया। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन अलाइनमेंट्स के साथ करे। सो इंडिया जो है, और अगले दिन आपने याद होगा कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने दौरा किया, विज़िट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, वहाँ स्पीच की, तो स्पीच में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ ब्लेसिंग। वो क्या है? जो इजराइल और मिडल ईस्ट से शुरू होता है और इंडियन पोर्ट्स तक कनेक्ट होता है। ठीक है, बीच में सऊदी अरब भी था, बीच में यूएई भी आ जाता है किसी हद तक। सो इजराइल
ये जो ब्लेसिंग वाली बात कर रहे हैं कि उसमें आप इस बात को जिनका नाम ले रहे हैं सऊदी अरब और यूएई का, आप जरा सोचिए वो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप वाला कॉरिडोर बन रहा है वो कहाँ से गुजर रहा है भाई? वो भी यहीं से गुजर रहा है। तो आप जरा सोचिए चीमा साहब, दरअसल इशारा तो वहाँ है, उसमें यूएई को फायदा है, सऊदी अरब को फायदा है, इंडिया को फायदा है और इवन यूरोप को फायदा है। तो आप जरा सोचिए कि क्यों नहीं जहाँ लोगों के फायदे हैं वो लोग जुड़ेंगे। यूएई यहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी अरब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप जानते होंगे हमारे रिलायंस में उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से उसने आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए की हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझिए ना इस बात को कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस्ड हैं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन गजवाए हिंद कर रहा है, वो उसके लिए आप लोग हैं ना। आखिर गजवाए हिंद छेड़ने के लिए तो आप लोग हैं ना। यू नो, जाकिर नाइक को बुला लिया आपने बची खुची कसर पूरी करने के लिए, ऐश करो। इंडिया, अमेरिका, यूएई, ये समझ लें कि वेस्ट के अंदर ये बात की जा रही है कि हमने मिडल ईस्ट के अंदर अरबों की कमर तोड़ दी है क्योंकि हमने यूएई को सऊदी अरब से अलहदा कर लिया। और ये बात कॉन्टीन्यूसली की जा रही है कि सऊदी अरब को स्टेप बाय स्टेप कैसे कमज़ोर करना है, ये बात अब की जा रही है। अब जारी बात है पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान कहता है कि जी यूएई हमारे बहुत अच्छे करीब ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से और बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन असल में अमेरिकन का प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब कंट्रोल नहीं होता। यूएई जो है वो बिल्कुल वैसे चलता है जैसे अमेरिकन चाहेंगे। साथ में उन्होंने इंडिया को लगा दिया, ठीक है, और वो सारा आप देखें इंडिया यूएई के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया अमेरिका, ये एक जो लीडरशिप है मोहम्मद बिन जायद की, उनको एक समझ आ गई है कि जो फ्यूचर है वो अमेरिका के साथ है, फ्यूचर इंडिया के साथ है, ठीक है। इसीलिए तो यूएई ने ताल्लुकात ठीक कर लिए उसके साथ, क्या नाम है, इसराइल के साथ। इतने अच्छे ताल्लुकात कर लिए, इतने अच्छे ताल्लुकात कर लिए कि अब उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है मित्रों कि यूएई ने इसराइल के साथ में अपने संबंध बहुत अच्छे कर लिए हैं। वहाँ पर उनके ट्रेड रिलेशन भी डेवलप हो गए हैं और वो सारी चीज़ें उनकी बेहतर से बेहतर हो रही हैं। ये भी ना भूलिएगा कि यूएई में सऊदी अरब की तरह ही फूड प्रोडक्ट्स का इशू है जो उन्हें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। तो आप ये पाएंगे तो उसमें इसराइल का एक बड़ा रोल हो सकता है, बड़ी भूमिका हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, जहाँ पर उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट सामने आते हैं, जहाँ उनके अपने लोगों के वेलफेयर सामने आ जाते हैं। अब इसको तीसरे मुल्क जो है आइडियोलॉजी की प्रिज्म से देखते हुए किसी और तरह से इंटरप्रेट करना शुरू करें तो वो उनकी मर्जी है, और वो खाली कुड़ा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते सारे मामले में। बात ये मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई फाइंड इन माय अंडरस्टैंडिंग, कि नरेंद्र मोदी ने जो कॉल की है नेतन्याहू को, एक तो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए कॉल की है, दूसरा जो अमेरिका के साथ इंडिया की अलाइनमेंट है उस हिसाब से कॉल की है, थर्ड कश्मीर के रेफरेंस है कि जब जैसे जैसे इंडिया यूज़ कर रहा है, इजराइल फोर्स यूज़ कर रहा है। देखिए इंडिया के अंदर एक ग्रुप है, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो समझता है कि हमें वैसे फोर्स इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे फोर्स इजराइल करता है, लेकिन क्या इंडिया वाकई वैसे फोर्स इस्तेमाल कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। और इंडिया के थ्रेट्स कितने बड़े हैं कश्मीर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल है डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, ये कोई वो मजाक नहीं है, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल नॉट हेजिटेट टू यूज़ ब्रूटल फोर्स इन कश्मीर, कोई माफ़ी नहीं देगा इंडिया। अच्छा, मुझे बताइए इस बात को लेकर आखिर चिम्मा साहब बात क्यों कर रहे हैं? कश्मीर में भारत क्या करेगा या नहीं करेगा, इससे पाकिस्तान का क्या लेना देना बन जाता है? यूनाइटेड नेशन में भी आपकी बात तो सुनी नहीं गई है। तो अब भी ये जो ढपली पीट रहे हैं अपनी, इस ढपली से निकलने वाला क्या है? जो इसका राग है वो किसी समझ में आ नहीं रहा है। दुनिया में किसी समझ में ये राग नहीं आ रहा है जो कश्मीर को लेकर बनाना चाहते हैं। मतलब ये 370 वापस लाना चाहते हैं, जिस 370 को पाकिस्तान ने कभी स्वीकारा ही नहीं। वो हमेशा उसको रिजेक्ट करते रहे कि 370 35 ऐसे हमारे को लेना देना ही नहीं है। एंड देयर वी आर, अब वो कह रहे हैं कि लाओ जी लाओ, हमको 370 लाओ। और अब आप देखिए जिस किस्म का नैरेटिव फैलाया गया है सक्सेसफुली पाकिस्तान में, सॉरी भारत के कश्मीर में, वहाँ क्या हो रहा है? सारी महंगाई बीजेपी की वजह से, ये स्कूल जो खोल रहे हैं बीजेपी की वजह से, पत्थरबाजी नहीं हो रही है बीजेपी की वजह से, मगर वोट किसको नहीं देंगे? बीजेपी को नहीं देंगे। अब क्या मायने पर मेरे को कुछ समझाए। मगर यही दुनिया है, यही राजनीति है, और उस सारी की सारी चढ़ी हुई कढ़ाई में
घी डालने का काम कर रहे हैं आदरणीय चीमा साहब। ठीक है। और अब वो ये चीज़ें हैं, अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज पहले ही खोला हुआ उन्होंने। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब जयशंकर ने पाकिस्तान की टका के वहाँ पे किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाब दिया जयशंकर को। अच्छा, अगले दिन आपको पता है पाकिस्तान ने भी राइट टू रिप्लाई किया है। पाकिस्तान ने अपने सबसे जूनियर डिप्लोमेट को कहा कि तुम जयशंकर को जवाब दे दो। हुआ क्या कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम एग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, दिस एंड दैट। वो सारी चीज़ हो गई। जब वो सारी चीज़ हो गई तो उन्होंने कहा अब क्या करना है। जब वो सारी चीज़ हो गई तो उन्होंने कहा अब क्या करना है। अब उन्होंने कहा किधर जाएं, कित्थे जाइए तो किनू आखिए, कित्थे जाइए तो किनू आखिए, क्या करें। तो उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम ये करते हैं कि हम एक डिप्लोमेट उन्होंने लॉन्च की, उनका नाम मुझे भूल गया मैडम का, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जवाब दे दिया। अभी सबसे डिप्लोमेट लॉन्च की क्या होता भाई, वो बहुत पहले से बैठी हुई हैं, आपकी इस मीटिंग से पहले से बैठी हुई हैं, कम से कम डिटाई देख लो। दिन कौन बाद सी भाषा है? जयशंकर आए, जयशंकर ने कहा जी अगर आपने पाकिस्तान की सिटी भी मैयर करनी है तो उसकी रेडिकलाइजेशन से करें। ठीक गलत क्या है किया? और इंडिया पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। ठीक है। अच्छा, द ओनली कंट्री दैट इज सेइंग दिस इज इंडिया ऑन द पोडियम ऑफ द यूएन। पाकिस्तान कहता जी दुनिया में और मुल्क तो कोई भी नहीं कहता, आप कल ही तो उसी कहते हो जयशंकर साहब। तो ठीक तो कहते हैं, जिस मुल्क से तुम्हारा बॉर्डर मिलता है, जिस मुल्क में तुम्हारे लोग आते हैं, वही मुल्क तो कहेगा। बाय द वे ये कहना भी गलत है आपके डिप्लोमेट का और आपकी सरकार का कि वो सिर्फ हम ही लोग कहते हैं, आपके अपने चीनी भाई भी कहते हैं, वो जो समुद्र से गहरे और शहद से मीठे और आसमान से ऊंचे, वो वाले, वो भी ये कहते हैं। जरा पूछिए तो सही, देखिए तो सही, तो कैसी बातें कर रहे हैं चीमा साहब। झूठ थोड़ा सा कम, कोशिश करो, अच्छा लगेगा। मोदी साहब सब, और तो कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो ये चीज़ें बातें करता है। ठीक है। क्यों चाइना आपसे कहता नहीं कि हमारे आदमी को क्यों मारा जा रहा है और आपके लोग मार रहे हैं। जो बलोच ने उड़ाया तुम्हारे चीनियों को, वो क्या थे? जापानियों के ऊपर अब हमला नहीं हुआ कराची में? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा भाई जी, अभी भी डिप्लोमेट के साथ हुआ, 11 डिप्लोमेट जो गए थे उनके साथ क्या हुआ बताइए ना। और फिर उससे भी अगली बार कैसे कोई बात पे यकीन करेगा कि कोई इन महिलाओं के साथ जो जो पकड़ी गई हैं, कल कोई इंडियन जा रहा हो तो क्या तमाशा बनेगा उसका? क्या है? लेकिन उन्होंने कहा जी दुनिया को ब्लेम ना करें, कर्म है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट बड़ी कमज़ोर है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो एक ही चीज़ कहता है, हम इंडिया ने अगर कुछ किया तो हम करेंगे। घर में पाकिस्तान कहता है जी कि इंडिया दहशत गर्दी कराता है। ग्लोबल फोरम पे जाके वज़ीर आज़म बोले ही नहीं। घर में उन्होंने कहा है कि इंडिया कराता है, ठीक है, बोला ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान बोला ही नहीं है वहाँ पे जाके। वहाँ पे तो जाके वो कहा है जी कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो जवाब देंगे। वो पाए ना, वो करेंगे तो जवाब दोगे ना। आप तो रोक रहे हैं उनको इन टर्म्स के देयर इज़ अ वॉर, देयर इज़ अटैक, तो तब आप रोक रहे हैं। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी वॉर सिनेरियो बिल्डअप करने लग रहे हैं, है ना। और ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ जवाब देने का फायदा क्या है? जवाब देने का फायदा नहीं है तो आपने राइट टू रिप्लाई क्यों दिया है? अच्छा, फिजूल टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी तो है दोस्तों कि आखिरकार यूएन का रोल ही क्या बचा है सिवाय पीस मेकर होने का ड्रामा करने के अलावा। तो वही पीस मेकर होने का जो ड्रामा है वो जारी है। दुनिया के तमाम मुल्क वहां जाकर बैठे हुए हैं और एक किस्म की छुट्टी बना रहे हैं, तो निकलना तो है नहीं उसमें से। इंडिया को जब मौका मिलेगा, ठीक है, वो जिस मुल्क के साथ भी डायलॉग करेगा पाकिस्तान का नाम डालेगा। मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के साथ एक यूएन में उन्होंने डिस्कशन इनका हुआ, पाकिस्तान विच उन्होंने पा लिया, उन्होंने दहशतगर्दी कराना है, इसकी दहशतगर्द जमाते हैं दुनिया को, वो कहते हैं उन्होंने सेंसिटाइज कर दिया हुआ। पाकिस्तान घर में क्या कहता है जी इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, हमारे बंदे मरवा दिए, ये कर दिए। यूएन की स्पीच में बोला ही नहीं पाकिस्तान। तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही। पहले इंडिया अमेरिका पाकिस्तान ने कहा जी कि ये करते हैं जी, हमें इन्होंने पाकिस्तान ने डॉसियर्स भेजे पूरी दुनिया में, दुनिया ने डॉसियर्स रिसीव किए, लेकिन पाकिस्तान उन डॉसियर्स के बारे में बात करने में कंसिस्टेंट ही नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज और आप भूल रहे हैं जीवन साहब, वो ये उन डॉसियर्स पर दुनिया के किसी मुल्क ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, वर्थ ही नहीं थे। दे वर नॉट इवन द पेपर, दे वर नॉट इवन वर्थ ऑफ द पेपर दैट दे वर प्रिंटेड ऑन। ये भी सच्चाई है। ठीक है। सो अगर पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में हो रहा है या जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान कहता है
वो मीडिया पे तो बात करते हैं लेकिन वैसे कोई नहीं करते। अब जयशंकर ने कह दिया पाकिस्तान डिसफंक्शनल स्टेट है। रिमेंबर ये सारी की सारी स्टोरी आपको समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ आपके वो है मिडल ईस्ट की सिचुएशन देखें कि वहाँ पे टेररिज्म के हवाले से जब भी बात होती है, ऐसे ग्रुप्स जिनको इंडिया शायद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ लेकिन इसराइल ने किया हुआ है, इसराइल की टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर किए हुए ग्रुप्स को के ऊपर इंडिया ने देखें, जिन ग्रुप्स को इसराइल ने तो जरा समझाओ ये क्या जरूरी है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर जो इसराइल है वो रिकॉग्नाइज नहीं रिजाइल करता है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और भारत ने नहीं किया है, तो भारत के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, भारत को मालूम है कि भाई हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, जब कोई हमारे यहाँ कुछ करेगा तो हम बात करेंगे। बड़ी सीधी सी बात, इसमें क्या है ऐसा जो को समझ में आया है चीमा साहब? दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, इंडिया ने ज़रूरी नहीं किया हो 1 पॉइंट, लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जब भी इसराइल टारगेट करता है तो इंडियन लीडरशिप कॉल करती है, जयशंकर सपोर्ट करता है, कश्मीर की बात आती है, पाकिस्तान टेररिज्म, हिजबुल्लाह टेररिज्म, हमास टेररिज्म, लेकिन इंडिया इज़ वेरी केयरफुल नॉट टू अनाई द इरानियंस को अनॉय नहीं करना, ठीक है। सो मुझे तो मैंने इसलिए कहा ना कि पाकिस्तान, मुझे समझ ये नहीं आ रहा है चीमा साहब चाहते क्या? आप जरा सोचिए, ऐसी कौन सी भारत जबरदस्ती मीम में निकाला गया जहां भारत को गुंजाइश लगती है कि चीन की डिप्लोमेटिक स्तर पर आलोचना की जा सकती है, सब बिस्मिल्लाह करते रहो भैया, खूब होगा। और दूसरी तरफ ये कि नेशनल असेंबली में यानी कि आपकी जो पार्लियामेंट है वहां पर भी जो आपके यहाँ के लोग जाते हैं, आप जरा सोचिए क्या कर रहे हैं, वो भी तो रोज की छुट्टी मना रहे हैं, वहां कौन सा काम हो रहा है? कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी स्पीच मुझे बड़ी, मैं तो परेशान कौन स्पीच, मुझे तो कोई समझ नहीं। ओके, ये एक चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी हाल ही में अमेरिका में था, मैंने वहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट जगहों पे लेक्चर भी दिए हैं। एक चीज़ है कि जब सोचो अब सारी बात का क्या रेफरेंस आया कि मैं भी अमेरिका में था और मैंने वहाँ पे बड़ी जगह लेक्चर दिए हैं, इंपॉर्टेंट जगहों पर लेक्चर दिए हैं। कोई समझाओ कि इसके मायने क्या है, क्या कहना चाहते हैं सिवाय सेल्फ फ्लॉन्टिंग के? चाइना के बारे में इंडिया स्लो नहीं है। India is continuously portraying China as a threat to get a support of the United States, वही जिसे कहते हैं ना स्पोर्ट लेने के लिए। सो बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये एक चीज़ जो है ना वो हमारे सामने है। बहरहाल जयशंकर का वहाँ पे बोलना, बड़ी उन्होंने टफ लैंग्वेज पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की है, इसका एक मुस्तकबिल है। जो नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को कॉल कर रहा है अबाउट हिजबुल्लाह की लीडरशिप, कॉल कर रहा है, मोदी नेतन्याहू को कॉल कर रहा है, इससे आपको पता लगता है कि रिस्पेक्ट कहाँ है और कितनी है। के मरने के बाद ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बाय ऑल दैट फ्रॉम इजराइल एंड गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन कश्मीर। हम शायद समझते होंगे नहीं कोई गल नहीं वेखी जाएगी, खैर है, नहीं पायन वेखी, ना 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 ना, उन्होंने कोई नहीं करना, उन्होंने मर्जी करनी है। सो इंडिया बाय देन वेस्ट एशिया का प्लेयर है, सिंपल सी बात याद रखें। इंडिया अपने आप को वेस्ट एशिया का प्लेयर समझता है, वो कहता है इसराइल तक हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, सीरिया ईरान तक हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, कि इस हद तक कि जो ईरानी सपोर्टेड बैक्ड ग्रुप्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, they are not going to attack the Indian commercial interest in the Red Sea, in the state of Hamas. The state of Hamas। हमें बताइए, तमाम जो इंडियन शिप्स वहाँ से निकल रहे हैं, क्यों लगता है चीमा साहब को कि ऊपर अटैक हो जाना चाहिए, और क्यों भारत को कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो उन देशों से डिप्लोमेटिकली बात करें, अपने यहाँ के जो जहाज हैं इन पर जो हमला होने के चांसेस हैं उनको खत्म किया जाए और हम अपना सामान्य रूप से व्यापार कर पाएँ। इसमें परेशानी किसी को क्या होनी चाहिए? ठीक है जी, इन दी बाबुल मंदेब, इन दी इंडियन ओशन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे वो बिल्कुल कोई टारगेट नहीं करेंगे। ये इंडिया की वो एक अलाइनमेंट है। लेकिन ईरान बैक्ड जो ग्रुप्स हैं, जब उनके लोग मारे जाते हैं तो इंडिया इसराइल को शाबाश देता है, ठीक है। तो इसको समझे, दिस इज पॉलिटिक्स। ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज रैशनल।
एंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीमा साहब ये सब चलता है। चलता क्यों है? क्योंकि आपके सामने फर्श पर वही हो रहा है जो गेट के बाहर खड़ा हुआ आदमी कर रहा है, लेकिन कर नहीं सकता। आपके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो उसी काम को बड़े आराम से कर लेगा। ये सारी राजनीति यही होती है, यही खेल चलता है। है पॉलिटिक्स, ठीक है जी। और इन अदर वर्ड्स इंडिया, सारी बात है, वो तमाम वो लाइन ले रहा है जो अमेरिका की लाइन है, जो इसराइल की लाइन है, जो बहुत सारे। अब इतना वायलेंस हो गया है। आपको पता है एक चीज़, जो इसराइल के बारे में दुनिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान दुनिया के बारे में पाकिस्तान के व्यू बिल्कुल ही ख़राब हो गए। ये तो शुक्र करें कि अरब दुनिया के अंदर पाकिस्तानी एज ए लेबर जाती है, नहीं तो बड़े बुरे हालात होने सन। जो अरब वर्ल्ड की जो स्पेस है वो ख़त्म हो जानी थी बिल्कुल। सो बड़े बुरे हालात होने थे, मेरी जो मुझे नज़र आता है, ठीक है ना जी। सो ये एक चीज़ है कि हालात बड़े ख़राब हो जाने थे, और कौन सी हो चीज़ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी और मुसलमान समझते हैं कि ये अरबी कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अरबी अपनी चीज़ें करते हैं, ठीक है। 2 स्टेट सोल्यूशन अरब वर्ल्ड कुछ प्रमोट ही नहीं कर सकती। पाकिस्तान को तो वैसे ही निगलेक्ट कर देते हैं ना। वो कहते हैं यार औकात नहीं है ना चीमा साहब, औकात नहीं है। कोई कैसे पाकिस्तान को सीरियसली ले? पाकिस्तान जब जाकिर नायक को अपने यहाँ बुलाएगा, टेररिज्म के जो परपेट्रेटर्स हैं उनको अपने यहाँ रखेगा, तो आप मुझे बताइए, आप पे कौन यकीन करेगा और क्यों यकीन करेगा? किसी और जगह पर आप बैठे होंगे तो आप कैसे यकीन करेंगे? तुसी बेचा में लोच तोल देते। आपको पता है मैं कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर बात की है। बिल्कुल Arab world will करना है only हमें। speak about Palestine, but all the Arab and Pakistan will speak about the Palestine, but the Arab world will not speak about Kashmir now. पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। अब वो कहते हैं यार तुम्हारे लिए बड़ी देर हमने इंडिया से ताल्लुकात ख़राब किए रखे हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा भैया, अब हम ना कर पाएंगे भैया, हमसे नहीं होगा भैया, हम ये नहीं कर सकते भैया। सही। वो सिंपल सी उनकी एक असेसमेंट है, एक अप्रोच है, एक माइंडसेट है उनका, उसके ऊपर वो लग। इस सारे में आप देखिए मेरे दोस्तों कि जो नसरुल्लाह वाला जो अटैक था और जिसकी वजह से मोदी जी ने फ़ोन किया नेतन्याहू को, आप जो देखिए उसका जिक्र कहीं गायब हो चुका है। लगे हुए हैं, ठीक है ना जी। सो इसमें देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का याद रखिए, फ़ोन करना ये कोई मजाक नहीं है। मैं इसको मजाक नहीं समझता, मैं इसको बहुत बहुत ज़्यादा। चीमा साहब, ये चीज़ मजाक होती नहीं है। नेशनल हेड ऑफ द नेशन होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के फ़ोन करके ओए क्या कर रहा है, चल गप्पे मारते हैं, पड़ोसन आइए गल्ला करिए, ऐसा नहीं होता। मन को नहीं होता, समझो इस बात को। अहमियत देता हूँ इस चीज़ को, और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके होंगे। अब मैं इसमें मज़ीद ही बात करूँगा। मिसाल के तौर पे इंडिया की जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर है उसने, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको शुरू में बताया था जैसे कि वो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की कंडोलेंसेस के लिए सेमिनार कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया की है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, ठीक है वो। अच्छा, हिजबुल्लाह जो है दुनिया के 10 मुल्कों ने उसको दहशतगर्द करार दिया होगा। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं हम हिजबुल्लाह के जो नेटवर्क के जो लोग हैं उनके बाहर जाने के बारे में और शरण दिए जाने के बारे में। बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिनको शरण दी गई है, रीजन कारणों से दी गई है। कब दी गई है वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि उससे स्टेट की जो पॉलिसी होती है। लेकिन मैं आपको यार सोचिए ना, इनकी नानी क्यों मर रही है? इनको परेशानी क्या हो रही है? इनको परेशानी ये हो रही है कि ईरान के रास्ते कहीं जो इनके चलने जाए, जो इंडियन ओशन होते हुए जो हमारे क्या कहते हैं, जो चीमा या आरजू काजमी वगैरह है, ये सब तो रूट ले सकते हैं डिफरेंट। तो अपने को समझ आ रहा कि चीना सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्या क्यों ये गाना सुना रहा है मुझे? ईरान इंडिया ने आई थिंक नहीं करार दिया हुआ, ठीक है जी। ईरान के एम्बेसडर वहाँ मौजूद हैं, फ़लस्तीन के एम्बेसडर वहाँ मौजूद हैं। तो एक तरफ ये चीज़ है और दूसरी तरफ मैं बताता हूँ, ये जो इसको बेसिकली नसरुल्लाह की मौत के बाद में इसको शहादत का देखा गया और ये पाया गया कि हम अगर ज़मीन अपने तैयार करें तो बेहतर इसको हैंडल किया जा सकता है, जो ये जहर इस आदमी ने बोया है नसरुल्लाह ने। और ये कि ये भी ज़रूरी है कि हम एक अपना नैरेटिव तैयार करें, ऐसे लोगों के खिलाफ कल को हमें फोर्स ऑपरेशन करना पड़े तो कम से कम हम तैयार हों उसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक फोर्स ऑपरेशन की तैयारी करें इस सारी लड़ाई में। तो अब आप देखिए कि आगे क्या कहते हैं चीमा साहब फर्दर। दूसरी तरफ क्या है, अच्छा इंडिया के अंदर नारे लग रहे हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। हाँ, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे जो लगे थे वो लगे थे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC
यहाँ पर परसों परसों एक भाषण हुआ था जिसमें कि काफ़ी डिस्टर्बेंस की उम्मीद थी, पुलिस वहाँ मौजूद थी और उनको सबको हिरासत में ले लिया गया। तो एंड ऑफ स्टोरी, इसमें कोई मोरल सोल वाली बातें हैं? ये इंडिया के अंदर नारे लग रहे हैं, ये इंडिया के अंदर नारे लग रहे हैं। सो इंडिया ज़ाहिर बात है परेशान होगा कि अब हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर इसी चीज़ का इंडिया कहेगा जी ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, हम कुछ नहीं कह सकते, है हम भी कुछ नहीं कह सकते। है मैंने भी आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना कि इंडिया ईरान के करीब हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा है कि शिया कार्ड खेलो ईरान के साथ। हम्म ये इंडिया को बड़ा महंगा पड़ेगा शिया कार्ड पाकिस्तान। ये देखो, ये है कल्पना, ये बड़ा महंगा पड़ेगा इंडिया को। इनको ये लगता है कि शिया कार्ड का मतलब ऐसे ही जाना है कि आप जो सुन्नी बहुल बहुल में है अपने तमाम जो इलाके हैं छोटे छोटे, आप जरा सोचिए कि भला कैसे हो पाएगा ये सब जो ये कह रहे हैं। आप जरा दोबारा सुनिए इनकी बात को कि ये कह क्या रहे हैं। ये जो ये देखिए, आप जरा इनकी बात सुनिए। सो इंडिया ज़ाहिर बात है परेशान होगा कि अब हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर इसी चीज़ का इंडिया कहेगा जी ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, हम कुछ नहीं कह सकते, जो कि है ना ये। हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना कि इंडिया ईरान के करीब हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा है कि शिया कार्ड खेलो ईरान के साथ। हाँ, मुझे इसमें बोलना था, शिया कार्ड है दोस्तों, ये जो शिया कार्ड है ये और कुछ नहीं है। ये भारत को ये कहा गया है, सलाह दी गई है कि जो शियाओं के जो मंदिर हैं, मंदिर कहने से गलत होगा, जो उनके प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, मस्जिदें हैं, जो भी हैं, वो सब के सब जो है वो यहाँ से नज़दीकी ईरान में पड़ती हैं। और ईरान चूँकि शिया कंट्री है, तो अगर इन लोगों को वहाँ ले जाया जाएगा या ऐसे लोगों को वहाँ जाने की सुविधा होगी, तो वो कम से कम अपनी लाइन से डेविएट होने में टाइम लेंगे। तो बेहतर ये है कि उनको उस डेविएशन का चांस ही न दिया जाए, उनको पहले यहाँ से ले जाया जाए, दुनिया दिखाई जाए, सपोर्ट दिखाई जाए कैसी है, और फिर वापस आ जाए। तो दैट इज व्हाट द गेम इज, लेट्स सी whether they really do it। ये इंडिया को बड़ा महंगा पड़ेगा शिया कार्ड, पाकिस्तान को भी बड़ा महंगा पड़ा है, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज व्हेन इट सेक्टेरियनिज्म आती है बहुत कुछ और आता है, ठीक है। उससे फिर एक ही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बन जाता है, सुन्नी शिया के इशू भी बन जाते हैं, ठीक है। एंड इंडिया विल नॉट लाइक दीज ऑप्टिक्स टू बी क्रिएटेड विद इन इंडिया। बहरहाल वो शिया कार्ड खेलना चाहते हैं टू गेट क्लोजर विद ईरान, बट लेट्स सी। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो ये जो दोस्त शिया कार्ड है ये बहुत पहले चल चुका है। भारत के जो केंद्र हैं उनमें से जो लोग गए हैं, मरकज जिसको कहते हैं, मरकज से लोग गए हैं, ईरान में बाकायदा मौजूद हैं, तो उसकी टेंशन अपना लें। कॉल है टू नेतन्याहू, इट इज़ फॉर डोमेस्टिक इंटरेस्ट एज वेल। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही चीमा साहब, आप बिल्कुल ठीक करें। बिल्कुल डोमेस्टिक इंटरेस्ट के लिए है वो, और भारत जो है अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट का ख्याल रखता है, रखेगा। आपका नैरेटिव जो है वो इसमें कतई काम नहीं आ पाया, आप कंफ्यूज नजर आए, तो बेहतर है कि आप होमवर्क किया करें, और होमवर्क करके फिर जरा तगड़े से आर्गूमेंट लेकर आया करें। लेकिन आप भी क्या करें, आप आर्गूमेंट कैसे लेकर आएंगे? आर्गूमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि आप है ही गलत साइड पे, है कि नहीं? है ना जी? है जी? हाँ है जी, तो है जी हाँ जी हो गया हमारा, है ना? तो अब आप ये है जी हाँ जी करते हुए जरा अगले मुद्दे पर चलेंगे हम लोग, और सोचेंगे कि आप अगला वीडियो कब भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए करेंगे, हम उसकी भी खबर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये कमर सीमा आपको मैंने बताया कितनी जगह पर फंबल कर रहे हैं आर्गूमेंट्स के साथ में, और या फिर अपना नैरेटिव देने के लिए तरह तरह के नए आर्गूमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो पर अपनी जो भी आपकी राय है वो जरूर दीजिएगा, और बताइएगा कि भला कैसे इन लोगों के बनाए हुए नैरेटिव्स को तोड़ा जा सकता है। याद रहे, ये बात नहीं भूली जानी चाहिए, संसद से 2 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री और नहीं, संसद से 4 किलोमीटर दूर और प्रधानमंत्री निवास से 2 किलोमीटर दूर मौजूद IICC में आप ये देखिएगा कि ये जो नारे लगाए गए इजराइल विरोधी, अमेरिका विरोधी, तो हमको या भारत सरकार को देखना होगा कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं उनको बढ़ावा न दिया जाए। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि एक तरफ जहां अमेरिका ने अभी जो कुछ किया हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, या कि जो इनके जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको जिस तरह से सपोर्ट किया है, तो आप जाने, फिर आपका काम जाने। क्योंकि ये याद रखिए, जिस तरह से चीन अपनी जिस तरह से कनाडा अपनी बोई हुई फसल अब काटने की नौबत आ रही है, उसी तरह से चीन की भी आएगी, बाकी मुल्कों की भी आएगी, जो भी अपने यहाँ इस्लामिस्ट को रखेंगे। तो लेट्स सी हाउ फार इट गोज।
See you very soon. Bye bye for now.